नमस्कार। कमोडिटी बाजार की बात करेंगे जहां पर हम देखेंगे क्या एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। शुरुआती ट्रेड्स कैसे हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। लेकिन फटाफट आपको बता दें किन किन चीजों पर आज हमारी नजर रहेगी अगले आधे घंटे में। कमोडिटी मार्केट्स के एक्शन पर हम बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि आज इक्विटी मार्केट्स में आज आपने क्या ट्रेडिंग सेशन में कौन से पिक्स पे ट्रेड करना है। तत्काल आइडियाज आपके लिए लेकर आएंगे स्क्रीन पर। साथ ही साथ फोकस रहेगा आज रिजल्ट्स पर भी। एस्कॉर्ट्स के नतीजे आए हैं बीते हफ्ते और कंपनी के सीएफओ भरत मदान से करेंगे डिटेल में बातचीत। यहां से आगे का आउटलुक भी समझेंगे और निफ्टी में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, राकेश बंसल से लेंगे उनकी निफ्टी स्ट्रैटेजी। ये भी आपको बताएंगे आज छोटे काउंटर्स में कहां पर एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपको बताएंगे 10:30 बजे की वायदे बाजार में किस तरह की एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है। मितेश ठक्कर देंगे साथ, ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझेंगे आज सुमित जैन के साथ और आपके शेयरों पर जवाब भी लेंगे प्रकाश काबा के साथ। और कमोडिटी मार्केट्स के ओपनिंग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं आज कच्चा तेल रेडार पर रहेगा। याद रखिए कच्चे तेल में हमने देखा है $52 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दो कारण यहाँ पर है, एक तो यूएस का जो आउटपुट है उसमें कुछ गिरावट बनती हुई दिखाई दी और दूसरी तरफ वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर ऑयल सैंक्शंस लगने की बात होती हुई दिखाई दे रही है। वो भी एक ट्रिगर है जिससे नाइमेक्स और ब्रेंट दोनों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। लगभग $53 की तरफ ब्रेंट कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग आधे % की बढ़त देखने को मिल रही है और नाइमेक्स भी $50 की तरफ रुख अपना लेकर जा रहा है। सोना दूसरी तरफ 1268 के आसपास ट्रेड करता हुआ थोड़ी सा फीकापन देखने को मिला है, लेकिन सोने के लिए भी ट्रिगर है। याद रखिए हम आपको बता रहे थे पहले भी कि कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किए हैं और इसकी रेंज अब अमेरिका तक पहुंच सकती है। वो एक ट्रिगर था जिसमें हमने देखा सेफ हेवन बाइंग, गोल्ड में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी थी बीते कुछ सेशंस में। आज हालांकि हमने देखा थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है। तो ये दोनों कमोडिटी आज रेडार पर रहेंगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ट्रेडिंग एक्शन आपका होना चाहिए इन कमोडिटीज में यहाँ से आगे। लेकिन देख लेते हैं किस तरह की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है कमोडिटी मार्केट्स की। सबसे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है अच्छी बढ़त के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है। तो आज देखिए कच्चे तेल की हालत कैसी है। करीब 12 रुपए की बढ़त पर 3204 ये फिलहाल लेवल्स है। मामूली सा उछाल कच्चे तेल में देखने को मिल रहा है MCX के ट्रेड पर। नेचुरल गैस दूसरी तरफ ये कुछ करीब 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सोने और चांदी पर भी नजर रखिए, यहाँ पर थोड़ी सी फीकी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 28,545 के लेवल्स इस समय सोना दिखा रहा है। बहुत ही शान शुरुआत देखने को मिली है सोने की। चांदी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हम देख रहे हैं करीब 40 रुपए की गिरावट पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बेस मेटल्स पर आते हैं। हालांकि हमने देखा है बेस मेटल्स में पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा ट्रैक्शन है। आज देखिए बहुत ही माइल्ड गेन्स देखने को मिल रहे हैं। 410 के आसपास कॉपर ट्रेड करता हुआ। एल्यूमिनियम पर भी ध्यान देंगे तो एकदम सपाट खुला है, 121.35 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए दूसरी कमोडिटीज का क्या हाल है। तो लेड 148 के आसपास ट्रेड करता हुआ आधे % की मूव यहाँ पर देखने को मिल रही है और निकल में भी करीब 3 रुपए की बढ़त पर ही कारोबार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल ओपनिंग है जहाँ पर हमने देखा बहुत ही माइल्ड गेन्स देखने को मिले हैं। जिंक में भी कुछ खास नहीं, करीब 1 रुपए की बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल ओपनिंग है इस समय के नॉन एग्री मार्केट की। अब एग्री मार्केट पर नजर डालें तो सोयाबीन ये करीब 7 रुपए की गिरावट पर 3051 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों, इसमें 6 रुपए की बढ़त देखने को मिली। 3702 के लेवल्स इस समय स्क्रीन पर आते हुए। साथ ही नजर रखिए ग्वार सीड के ट्रेड पर भी, जहां पर हमने देखा है 10 रुपए की बढ़त पर यह ट्रेड खुला है। 3577 के लेवल्स देखने को मिले हैं। मसालों पर नजर डालें तो हल्दी में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। हल्दी में वैसे भी उम्मीद यही है कि यहाँ से आगे अब डिमांड जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन अब आ रहा है सामने। 2% का उछाल देखने को मिल रहा है। जीरा भी आज करीब आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ 140 रुपए का गेन यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कमोडिटी मार्केट्स की ओपनिंग, जहां पर हमने देखा है कच्चा तेल जो है
वो हल्की नरमी की हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कैसे देखना चाहिए आज के ट्रेडिंग एनवायरनमेंट को, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ जानकार हैं, उनकी राय लेकर आएंगे। जयप्रकाश गुप्ता और रूपा मेहता दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, लेकिन पहले आप बताइए, कच्चा तेल यूएस में तो करीब $52 के आसपास हम देख रहे हैं ट्रेड ब्रेंट का। भारतीय बाजार में कुछ और तेजी बनेगी या नहीं? जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है जो एक अप ट्रेंड दिखा है और प्राइस बैंड है, अगर नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो $43 से $50 का, मुझे लगता है रेजिस्टेंस के बहुत करीब है। यहाँ से $50 को ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत अहम रहेगा यहाँ पे फर्दर ब्रेकआउट के लिए। लेकिन मुझे लगता है $50 के आसपास हो सकता है यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग आए, क्योंकि हम लोगों ने 5 से $60 का एक वन वे रैली देखा है अभी लास्ट 1-1.5 महीने में। तो मेरे ख्याल से एक बार $50 के आसपास, या एमसीएक्स की प्राइस की बात करें तो 3220 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ले लें, या फिर फ्रेश सेल पोजीशन बनाया जा सकता है। 3260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करीब यहाँ पे 80 से 100 रुपए का गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों गिरावट की आशंका है? आपको नहीं लगता एक तो ये जो यूएस की ओर से डेटा है वो सस्टेनेबल रहेगा, यानी कि आगे फिर से उछाल बनने के चांसेस है, या फिर जो वेनेजुएला वाले सैंक्शंस है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे? देखिए, मौजूदा माहौल पे यहाँ पे हम लोगों ने यूएस में कांस्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज देखा था। ये फर्स्ट वीक है जिसमें प्रोडक्शन यहाँ पे आउटपुट गिरावट देखने को मिली है, तो एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना भी हो सकता है। और जहाँ तक नॉन कंप्लायंस या कंप्लायंस की बात है ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर में, वो अभी तक कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस पर एक ब्रीच देखा था 15 दिन पहले। तो एक सहमति का यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस रहे $50 के आसपास, बहुत टेक्निकली, और थोड़ा सा जिस हिसाब से एक बहुत ही क्लैरिटी वाला माहौल नहीं है ओपेक और नॉन ओपेक मेंबर्स में, तो उसके कारण हो सकता है यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर शॉर्ट टर्म में बने। अच्छा, सोने पर देखिए, आप के सामने हम लेकर आएंगे एक बार फिर भाव, जहां पर आज हमने देखा है थोड़ी सी नरमी से शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। 1267 के लेवल्स कॉमेक्स पर है। भारतीय बाजारों में भी करीब 40 रुपए की गिरावट पर ट्रेड देखने को मिला है, लेकिन ये तो एक अच्छी तेजी में एशियन ट्रेड में दिखाई दिया था, उसके बाद जो थोड़ा सा सेल ऑफ आया है। जय, यहाँ पर क्या राइडिंग फैक्टर रहेगा? देखिए, $1262 के बाद ये जिस हिसाब से ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि 1280 1290 का रेंज फिर से दिखा सके। 1296 का एक अहम रेजिस्टेंस है जो मार्केट लास्ट टाइम वहां से रिवर्स हुआ था और $1208 तक का लेवल देखने को मिला था। तो फिलहाल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है बाई ऑन डिप्स की रखें। करीब 28,400-450 के आसपास आता है, जो करीब $1262 होता है कॉमेक्स में, तो बाई किया जा सकता है। 100 से 150 के स्टॉप लॉस से टारगेट 28,800 का लेके चल सकते हैं। ओके, और चांदी में भी मुझे लगता है यहाँ पे अब $17 तक पॉसिबल है लेवल जाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिप मिले ड्यूरिंग द डे, क्योंकि आज रुपी भी स्ट्रांग है, तो 38,200 के आसपास मिले तो बाई करके चले उसमें। 37,800 का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और 1 से 2 दिन का नजरिया रखें तो 39,000 तक का लेवल पॉसिबल है। अब रूपा मेहता से बात कर लेते हैं और कुछ एग्री कमोडिटीज पर ध्यान दे। रूपा, हमने देखा है सोयाबीन की शुरुआत थोड़ी सी फीकी होती हुई दिखाई दे रही है, हल्की मुनाफा वसूली के साथ ट्रेड खुला है, क्या सलाह होगी और क्यों यहाँ पर भाव फिसल रहे हैं? देखिए अर्शिता, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमें सोयाबीन की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, और अभी जो है डिमांड जो है वो काफी कम है, जिसके चलते हम प्रेशर देख रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी बाजारों में गिरावट देखने को मिल सकती है। सोयाबीन के अंदर अगर ऊपर में 3060 के आसपास का प्राइस मिलता है तो वहां पर सेल कॉल बनाना चाहिए। 3080 से लेकर 3100 का एक स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, और डाउन साइड हम देख रहे हैं कि एक बार 3000 के नीचे प्राइसेस जा सकते हैं, और 2980 तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। ओके, तो आप कह रही हैं बिकवाली यहाँ पर आगे बढ़ेगी। आज भले ही 8 रुपए की बढ़त के साथ इस समय भाव देखने को मिल रहे हो, लेकिन जीरा ये भी कुछ कमजोर ही खुला है आज। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आप हमने देखा था कि यहाँ पर 40 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली थी, अब फिलहाल नेशनल लेवल से फिर से एक अच्छी तेजी बनी है, 180 रुपए की बढ़त। क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये तेजी जो है वो बरकरार रहेगी। ऑलरेडी हम प्राइसेस के अंदर पहले करेक्शन देख चुके हैं, 20,000 के ऊपर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया, तो मुझे लग रहा है कि अभी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ये जो पुल बैक देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सेल को लेना चाहिए 19,400 के आसपास,
और नीचे में एक्सपेक्टेड है कि एक बार 19,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। 19,400 के ऊपर सेल कर सकते हैं, 19,600 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और नीचे में 19,000 18,800 तक के टारगेट के लिए वेट किया जा सकता है। ओके, तो आप कह रही हैं जीरे में भी बिकवाली की पोजीशन लेनी चाहिए, ये बेस्ट रहेगा। जय, फटाफट बेस मेटल्स में कोई एक एक्टिव ट्रेड आप लेना चाहेंगे? एल्यूमिनियम मुझे लगता है करंट लेवल पे बाई करके चला जा सकता है। 120.4 का स्टॉप लॉस, 123 का टारगेट। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो ये फिलहाल आज के ट्रेड्स हैं कमोडिटी मार्केट्स के लिहाज से। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौटेंगे फोकस फिर से रहेगा इक्विटी मार्केट्स के ट्रेड पर। आपको बताएंगे इस समय के तत्काल ट्रेड्स और निफ्टी में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए, ये समझेंगे राकेश बंसल से। सौदा आपका में अब आपको बताएंगे कि तत्काल प्रभाव से आपने क्या ट्रेड लेना है, कौन से सौदे में सबसे ज्यादा फायदा आपके हाथ लगेगा, और इसमें जय ठक्कर की राय हम आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आ रहे हैं। आनंद राठी के जय ठक्कर कह रहे हैं BEML में तेजी करके चले, यहाँ पर खरीदारी का मूड बनता दिखाई दे रहा है और उसका फायदा आपको भी मिलेगा। 1744 का टारगेट ये दे रहे हैं BEML पर और स्टॉप लॉस रहेगा 1680 का। और अब बात निफ्टी की कर लेते हैं, जहां पर आज हमने देखा है शुरुआती कारोबार से थोड़ा सा फ्लोट लाने की कोशिश जरूर ट्रेडर्स कर रहे हैं। लेकिन राकेश बताइए, आज के ओपनिंग को देखकर क्या नजरिया बन रहा है? निफ्टी में इस समय 10,000 के ऊपर के भाव टिक तो रहे हैं, लेकिन क्या ट्रेडर्स ने तेजी करनी चाहिए या फिर कुछ मुनाफा वसूली पर जोर देंगे? गुड मॉर्निंग हर्षिता। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने फ्राइडे के सेशन में एक इंट्राडे के नजरिए में, इंट्राडे के चार्ट्स के हिसाब से एक डबल बॉटम लगाया था 9944 के अराउंड, और एज ऑफ नाउ निफ्टी का ट्रेंड बुलिश है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हर्षिता, शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर निफ्टी में कुछ करना है तो बाय करना चाहिए, थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो बाय करके चलना चाहिए। नीचे में 9944 के अराउंड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और निफ्टी का पोटेंशियल है ऊपर में 10,100 के लेवल जो भी रिसेंट हाइस थे उसको दोबारा से रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। ओके, आप कह रहे हैं कि तेजी की पोजीशन ही रखनी चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी पर आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी एक अच्छी तेजी में था, अब इतना दौड़ लगाने के बाद थोड़ा सा थका हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ और कंसोलिडेट करेगा इन लेवल्स पर और कैसे ट्रेड करें? देखिए हर्षिता, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो उसने क्लियरली आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को और बिल्कुल भी करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली है। और जो थोड़ी सी आज हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं वो बेसिकली ड्यू टू PSU बैंकिंग स्पेस के वजह से है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस हैं तो मेरा ऐसा मानना है 24,800 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 24,800 के नीचे अगर क्लोजिंग लेता है तब शायद बैंक निफ्टी एक करेक्टिव मोड में जाए अहेड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, एल्स 24,800 के स्तरों से लॉन्ग को होल्ड करना चाहिए। और अगर हर्षिता बैंक निफ्टी 25,020 के आंकड़े के ऊपर क्लोजिंग लेता है आज के दिन में, तब इसमें एक फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट करने चाहिए 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ अहेड ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, और तब ऊपर में 25,300 25,350 के लेवल्स एक दो दिन में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, और यहाँ पर वैसे भी बैंक निफ्टी के लिए जैसे राकेश भी कह रहे थे अहम हफ्ता है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है परसों और उस पर भी भारतीय बाजार की नजरें बनी रहेंगी। उम्मीद तो यही है कि 1/4 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा बाजार के लिए।
लेकिन स्कॉच पर अब फोकस करते हैं, जहां पर जून तिमाही काफी दमदार नतीजों वाली रही है। आय में 11% का उछाल देखने को मिला है, 1163 करोड़ का आंकड़ा रहा है। मार्जिन की अगर बात करें तो यहां पर लगभग 100 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिला है, यानी कि 7.5% से बढ़कर 8.5% पर ये मार्जिन रहे हैं। मुनाफे में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिली, करीब 23% का उछाल, यानी कि 62 करोड़ पर कंपनी ने ये आंकड़ा पेश किया है। अब यहां से आगे प्रदर्शन कैसा रहेगा, डिमांड की स्थिति कैसी है, कंपनी के सीएफओ भरत मदान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदान साहब, कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है, लेकिन अब यहां से आगे लोग यही समझना चाहेंगे कि क्या ये रन रेट बरकरार रहेगा। वॉल्यूम पिक्चर FY18 के लिए इन नंबर्स के बल पर और कितनी मजबूत हो गई है? आई थिंक ओवरऑल अभी इस साल की जो पिक्चर देखे तो हमें काफी स्ट्रांग ही लग रही है। तो सेंटीमेंट तीनों सेक्टर्स में हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, रेलवेज और ट्रैक्टर बिजनेस तीनों में ही काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा हमारा वॉल्यूम प्रेशर में रहा, क्योंकि जीएसटी की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड काफी इश्यूज थे चैनल में, जिसकी वजह से थोड़ा डी स्टॉकिंग हुआ, जिससे थोड़ा वॉल्यूम ग्रोथ फर्स्ट क्वार्टर में कम देखने को मिला है। और आई थिंक आगे जाके पूरे साल में हमें लगता है कि इससे बेटर नतीजे देखने को मिलेंगे। आपने कहा वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा दबाव में था, इस क्वार्टर में हमने देखा है 7.3%, स्पेशली ट्रैक्टर वॉल्यूम्स बड़े हैं। अब इस अच्छे मॉनसून के बाद कितनी और बढ़त आती हुई दिखाई देगी ट्रैक्टर बिजनेस में वॉल्यूम्स के तौर पर? क्या आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? वेल, हमें उम्मीद है कि इस साल में इंडस्ट्री ट्रैक्टर की जो है 12 से 15% के बीच की ग्रोथ दिखाएगी। तो अभी आपको सेकंड क्वार्टर में भी हमें उम्मीद है कि 18 से 20% की ग्रोथ होगी। वो इस टाइम फेस्टिव सीजन थोड़ा प्रीपोन होकर सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए क्वार्टर 2 पे भी अच्छे वॉल्यूम ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। और कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में क्या एंटिसिपेशन है, क्योंकि वहां पर भी लगातार सरकार पुश कर रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट होता दिखाई दे रहा है। कितना ऑफटेक आपने ऑन ग्राउंड देखा है? कंस्ट्रक्शन में भी जो रोड सेगमेंट है वो काफी अच्छा चल रहा है। थोड़ा अर्थ मूविंग में थोड़ा स्लो डाउन आया था इस क्वार्टर में, इसमें थोड़ी डीग्रोथ देखने को मिली। बट बाकी दूसरा मटेरियल हैंडलिंग सेगमेंट और रोड सेगमेंट दोनों अच्छे स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल इस क्वार्टर में हमने 20% ग्रो किया है, और हमें लगता है पूरे साल में कंस्ट्रक्शन बिजनेस भी हमारा 10 से 12% की ग्रोथ दिखाएगा। अच्छा, आपने क्योंकि जीएसटी की बात की, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए रहा है, तो जाहिर तौर पर आपके लिए भी रहा होगा, लेकिन क्या क्लैरिटी है कि किस पार्ट पर कितना जीएसटी लगेगा? खासकर महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैनेजमेंट तो कह रहा था कि थोड़ा सा असमंजस अभी भी है। क्या इस पर कुछ सफाई आ पाई है सरकार की ओर से? देखिए, अभी कोई नोटिफिकेशन इसके ऊपर स्पेसिफिकली आया नहीं है, जबकि गवर्नमेंट ने 30 जून को जब लॉन्च कर रहे थे जीएसटी, उस टाइम अनाउंस किया था कि जो पार्ट्स ट्रैक्टर्स पे स्पेसिफिकली यूज होते हैं उस पे रेट कम करके 28 से 18% कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जो है ऐसा कोई इशू हुआ नहीं है। तो अभी हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं 5 अगस्त को जीएसटी काउंसिल अगेन मिल रही है, उसमें अगर कुछ फेवरेबल डिसीजन होता है इंडस्ट्री के लिए। तो क्या आप इस समय फिर 28% चार्ज करें अपने कस्टमर से? नहीं, जो ट्रैक्टर है आउटपुट जो रेट है वो 12% का है, जो हम इनपुट पे पे कर रहे हैं, जो हमारे सप्लायर्स हमें चार्ज कर रहे हैं वो 28% पे चार्ज। ओके, ठीक है। तो ये इनफैक्ट अगर इसमें कमी आती है आप ही के लिए ये फायदे का सौदा रहेगा। हाँ जी, इस पे वर्किंग कैपिटल वाइज और कैश फ्लो वाइज इंडस्ट्री के लिए काफी बेनिफिट रहेगा अगर रेट कम हो जाए। क्या आप क्वांटिफाई कर पाएंगे सर कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि लगभग 10% का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखेंगे 28 से अगर ये 18% आता है। ठीक है, अगर रेट कम होता नहीं है तो उस केस में जो इंडस्ट्री है उसका कम से कम 1500 से 2000 करोड़ की जो है वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि उनको रिफंड लेना पड़ेगा, उनको इनपुट पे टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और आउटपुट पे कम देना पड़ेगा। तो जो डिफरेंस है उसका रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। और रिफंड का मैकेनिज्म आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल नहीं है, तो काफी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें डॉक्यूमेंटेशन का रिक्वायरमेंट रहेंगी, जिसकी वजह से उसमें काफी टाइम लग सकता है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल का जो इंडस्ट्री का वो मेजर इशू है इस केस में। तो इसलिए रेट कम होने से किसी को नुकसान नहीं है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट फिर भी रिफंड कर रही है, तो ओवरऑल टैक्स का किसी को इम्पैक्ट नहीं आने वाला, बट इंडस्ट्री के लिए काफी हालत अच्छा हो जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि ये जो ग्रोथ आपने Q1 में दिखाई है उसी को आप बेहतर करेंगे आने वाले तिमाहियों में भी। जैसे कि यहाँ पर मदान साहब कह रहे थे कि गोइंग फॉरवर्ड 12 to 15% एवरेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है ट्रैक्टर बिजनेस में, क्योंकि काफी तगड़ा डिमांड अब भारतीय बाजारों में दिखाई देने लगा है, खासकर बेहतर मॉनसून के चलते। इसी मोड पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एस्कॉट्स का शेयर
₹5 ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। लेकिन आगे राकेश बंसल से जानेंगे कि उनके रेडार पर कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड वो आज लेना पसंद करेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सौदा आपका CNBC आवाज पर। और अब जानते हैं राकेश बंसल ने क्या ट्रेड लेने का मन बनाया है आज के दिन। बताइए राकेश, रेडार पर क्या है? हर्षिता, पहला एक बाय कॉल रहेगा JSW एनर्जी पर 66 का स्टॉप लॉस, 82 का टारगेट। दूसरा बाय कॉल रहेगा EID पैरी पर 319 का स्टॉप लॉस, 352 के टारगेट। और एक लास्ट बाय कॉल रहेगा इन्फोसिस पर 962 का टारगेट स्टॉप लॉस एंड 1045 का टारगेट के लिए इन्फोसिस को बाय करें। शुक्रिया राकेश। तो 3 ट्रेड्स राकेश इस समय सुझा रहे हैं। JSW एनर्जी 82 का टारगेट, साथ ही साथ EID पैरी 352 का टारगेट और इन्फोसिस देखिए एक बार फिर 1000 के पार निकला है और राकेश को लगता है कि ये ट्रेड जो है बरकरार रहेगा। 1045 के लेवल्स आगे इन्फोसिस में देखने को मिलेंगे, इसीलिए तीनों स्टॉक्स में खरीदारी की ही राय अब आपकी स्क्रीन पर आती हुई। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिड कैप इंडेक्स इस बीच हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 11 पॉइंट नीचे, वरना सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने देखा है हल्की बढ़त पर ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए ऑप्शंस मार्केट में, वायदे बाजार में क्या आप अप्रोच रखें, इस सब पर हम बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। बाजार ने की हफ्ते की अच्छी शुरुआत। सेंसेक्स में 80 अंकों की मजबूती, मेटल, बैंक और ऑयल एंड गैस शेयरों से मिला सहारा। अच्छे नतीजे के बाद L&T में शानदार तेजी, शेयर 2% मजबूत, कंपनी का मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर। आज आएंगे टेक महिंद्रा के नतीजे, मुनाफे और डॉलर आय में दिख सकती है मामूली बढ़त, मार्जिन में भी सुधार के संकेत। लुपिन के लिए राहत की खबर, मध्य प्रदेश के पीतमपुर यूनिट को US FDA से मिली क्लीन चिट, लेकिन बैक्स्टर डील से पहले US FDA ने क्लेरिस लाइफ की यूनिट का किया सरप्राइज विजिट। आज से 2 अगस्त तक खुला रहेगा SIS यानी कि सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का IPO, प्राइस बैंड 805 से 815, इश्यू के जरिए 780 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और कैग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 12 सरकारी बैंकों ने छुपाई सच्चाई, NPA कम और मुनाफा दिखाया ज्यादा, OBC, सिंडिकेट, इलाहाबाद और PNB समेत 12 बैंक शामिल। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें हफ्ते के पहले दिन शुरुआती कारोबार में बनानी है पोजीशन, या फिर आप बना चुके हैं कोई भी पोजीशन और जानना चाहते हैं उस पर अपनी एक्सपर्ट से सलाह। फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800209789 पर, या फिर हमें भेजें मैसेज। और हमारा नंबर है व्हाट्सएप पर 7045220000। यहाँ पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। हर रोज की तरह तकनीकी राय देने के लिए आपके साथ होंगे miteshThakkar.com के मितेश ठक्कर, और वायदा कारोबार की सलाह लेंगे हम डेस्टी मनी सिक्योरिटीज के सुमित जैन से। आप दोनों का स्वागत है इस वक्त। सुमित, पहले शुरुआत आपके साथ की जाए, बताएं निफ्टी और बैंक निफ्टी खरीदना क्या सही लेवल है? ये भी जी बिल्कुल, यहाँ पर निफ्टी में तो बिल्कुल खरीदी की जा सकती है। जो एक फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, एक अच्छा कारोबार चलता हुआ। यहाँ पर मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगाएं 10020 के नीचे निफ्टी फ्यूचर्स का एक लेवल है, और टारगेट रख सकते हैं ट्रेड के लिए 10,150 का। ओके, 10,150 के टारगेट के लिए निफ्टी खरीदें आप। और बैंक निफ्टी भी? जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा मैं हल्का सा एक देखना चाहूँगा, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, बट यहाँ पर एक 24,820 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल लगा करके होल्ड करें बैंक निफ्टी, अगर किसी के पास लॉन्ग है तो। और अगर फ्रेश लॉन्ग करना चाहे तो एक 24,950 960 के ऊपर अगर ये ट्रेड करे तो बैंक निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी दोनों में करें खरीदारी। और लेते हैं सवाल। पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बैंगलोर से हैं राजीव। गुड मॉर्निंग राजीव, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरे पास वोकहार्ट फार्मा के मैंने शॉर्ट किए हैं 3 लॉट अगस्त सीरीज के 625.5 पे। ओके, प्लीज गाइड कीजिए। क्या वजह है, आपने शॉर्ट क्यों किए?
वोकट फार्मा का रिजल्ट लग रहा था कि इतना कोई अच्छा नहीं है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में था वो। चलिए अच्छी बात है। पूछते हैं मितेश जी से। मितेश जी 625 में की है इन्होंने बिकवाली, शॉर्ट है इस वक्त वोखाड़ में, स्टॉप लॉस टारगेट बताएं इनके लिए। आई थिंक अनिल जी स्टॉप लॉस जस्ट इनकी प्राइस के ऊपर ही होगा। 626 का कैश में है तो आई थिंक फ्यूचर्स में आप एडजस्ट करके स्टॉप लॉस लगा लें। यहाँ से करीबन 13 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेड 626 नहीं तोड़ता तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है इनको। और नीचे में जो टारगेट्स मैं सजेस्ट करूंगा वो होंगे करीबन पहला टारगेट होगा करीबन 590 के आसपास का, और चांसेस अच्छे हैं कि 570 566 की रेंज में भी ये स्टॉक आपको दिखेगा। ओके, ये है वोखाड़ पर राजीव जी आपके लिए राय। पुणे चलेंगे, हमारे अगले एक्सपर्ट है वहीं से हमारे साथ, माफ कीजिएगा अगली दर्शक हमारे साथ है वहीं से, स्नेहा है इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार स्नेहा, पूछिए अपना सवाल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास अगस्त सीरीज का फ्यूचर है ओबीसी का। खरीदा है या बेचा है? खरीदा है 158.10 पर। ओ 158 में। आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया कुछ भी? कब खरीदा था? वो जुलाई में लिया था, लास्ट जुलाई में रोल ओवर किया है। ओके हाँ, तो अभी क्या करना चाहिए सर? मैं रुक सकती हूँ? ओके, होल्ड कर सकती हैं, लेकिन भाव काफी नीचे आया है। मितेश जी बताइए इन्हें क्या करना चाहिए? 158 की खरीदारी और 145 के आसपास चल रहा है फ्यूचर। देखिए आई थिंक मैं एक फ्रेश स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकता हूँ, जो कि आई थिंक इवेंचुअली आई थिंक 2-3 बार ये स्टॉक कुछ सपोर्ट्स तोड़ चुका है, तो स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए था। परंतु अगर अभी तक आपके पास पोजीशन पड़ी हुई है तो फिलहाल आप इसमें 138 रुपये का, यानी कि 138 जो कि यहाँ से करीबन 5 रुपये नीचे है, आई थिंक उसका स्टॉप लॉस लगा लें। आज का इंट्राडे लो भी 140 का है। 130 एक अच्छा स्विंग सपोर्ट है, तो आई थिंक उसके नीचे बंद नहीं आता है तो प्रॉफिट तो नहीं, परंतु आपको शायद लॉस कम होने में काफ़ी फायदा रहेगा। यहाँ पे 150 का पहला टारगेट होगा और उसके ऊपर ये 156 तक भी जा सकता है, जो कि आपकी कॉस्ट काफ़ी नज़दीक है, और वहाँ पे एग्जिट करने। फिलहाल मुझे स्टॉक में तेजी के सिग्नल्स कम लगते हैं। ठीक है, चलिए तो घबराए नहीं, आपकी भाव आने की पूरी संभावना, लेकिन जो लेवल्स बताए मितेश जी ने, स्नेहा जी, उसे जरूर आप नोट कर लीजिएगा। पुणे से ही अगले दर्शक एक और है हमारे साथ, सुमित इस वक्त फोन लाइन पर। नमस्कार सुमित जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ। सर मैंने 195 का इंडिया सीमेंट का पी लिया है 6.20 से। ओके, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ कि आई शुड एग्जिट? ओके ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। 195 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदा है, 6 रुपए 20 पैसे में यही भाव चल रहा है अभी। बताएं सुमित जी क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल इनके भाव के आसपास ही चल रहा है। इनकी एंट्री ठीक ठाक है। ऐसा करें कि ये 4.5 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, और अगर इन्हें 8 रुपये 25 पैसे के ऊपर अगर इन्हें मिलता है एग्जिट तो एग्जिट ले लें। 4.5 का स्टॉप लॉस, 8.25 का एग्जिट, 8.25 का एग्जिट। तो चलिए रिस्क और रिवॉर्ड दोनों बराबर है आपके लिए सुमित जी। ये लेवल्स सुमित जी जो बता रहे हैं वो लेवल्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए मुंबई से अगले दर्शक का लेते हैं सवाल। सोहन है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग सोहन जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने एनएचपीसी का एक लॉट लिया हुआ है 34 रुपीज में। 34 में? ये कब लिया? 34 तो भाव हुए बहुत दिन हो गए। हाँ सर, 34 में लिया था 2 महीने पहले। ओ 2 महीने से होल्ड कर रहे हैं 34 रुपए का। बताएं मितेश क्या करना चाहिए इन्हें? 34 रुपए की खरीदारी एनएचपीसी की। आई थिंक एक चीज़ यहाँ पर है कि 200 एवरेज जिसका है वो 29.50 पे है, और स्टॉक का करंट कैश में भाव चल रहा है 30.25 पैसे। तो आप उतना पेन अगर और देख सकते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। 29.50 का ये लेवल हो गया। ऊपर में अगर आपको 32 के आसपास एग्जिट मिलती है तो मेरे ख्याल से ले लें। अगेन आई थिंक स्टॉक अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से तेजी दिखा रहा था, 16 से बढ़ के 33-34 तक गया और वहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। तो आई थिंक अब स्टॉक क्लियरली सेटलिंग डाउन और करेक्शन के चांसेस ज़्यादा दिखा रहा है। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए एनएचपीसी पर राय। बड़ौदा चलेंगे, हमारी अगली दर्शक वहीं से हैं, बड़ौदा से फोन लाइन पर अर्चना शाह। अर्चना जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग जी। मेरे पास उज्जीवन फाइनेंस है, 428 पे एक लॉट लिया हुआ है। 4 महीने से मैं रोल ओवर कर रही हूँ। 428 में 100 रुपए नीचे आपके भाव से? हाँ। तो आप स्टॉप लॉस लगाती नहीं है क्या? नहीं, पर वो एक ही मीनिंग 2-3 दिन में पूरा 100 रुपए नीचे आ गया था। ओह अच्छा। तो ऐसा हुआ कि लगा कि बाउंस बैक में थोड़ा ऊपर जाएगा, पर ओके। एवरेज कर सकती हैं आप? एक और खरीद सकती हैं? हाँ एवरेज कर सकते हैं। चलिए पूछते हैं क्या सही रहेगा आपके लिए। सुमित जी 428 में खरीदा हुआ है, नुकसान ना हो उसका कोई तरीका है? जी सबसे पहले तो मैं इन्हें एक स्ट्रिक्ट चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टॉक ये फ्यूचर्स ले और वो बैन में चला जाए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा करके होल्ड करें, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से उज्जीवन बैन में था।
सेकेंडली इसका जो कैश में जो लेवल है 295 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट अगेन अपसाइड में काफी सारे रेजिस्टेंसेस हैं। 332 के ऊपर एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है 350 के आसपास है। तो इन्हें कोई भी थोड़ी सी अपसाइड दिखे, ये ट्रेड को भूल जाए और 2 दिन का ट्रेडिंग से ब्रेक ले लें और अगले नए ट्रेड ढूंढें। स्टॉप लॉस दे रहे हो वो भी तो अभी और 30 रुपए नीचे है। बिल्कुल, तो कोई और छोटा स्टॉप लॉस नहीं बन सकता? नहीं, छोटा स्टॉप लॉस तो बनेगा तो अगर 315 के नीचे लगाए, कैश लेवल के नीचे 315, और ऊपर में कहां तक एक मूव मिल सकता है ऊपर की तरफ? अपसाइड में 345 से 350 के बीच में अगर इन्हें एग्जिट मिले तो एकदम। चलिए, तो अर्चना जी एक काम करिए, अभी तो लगाइए आप 315 का स्टॉप लॉस 10 रुपए नीचे, और 345 के आसपास चाहिए तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। थोड़ा आपका ट्रेड ये गलत हो गया है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा ध्यान में रखिएगा। भुवनेश्वर से अगले दर्शक निशान थे फोन लाइन पर इस वक्त। नमस्कार निशान जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, हेलो अनिल सर जी। मैं सर एक कॉल लिया है इन्फी पर। किस पर? इन्फोसिस? हाँ, इन्फोसिस पर 1000 का कॉल है। हाँ, 26 में लिया है। 26 रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदा है, ठीक है। इन्फोसिस का अभी पूछ लेते हैं, बताइए सुमित। ओह, इन्फोसिस तो भागा है, दिन का पैसा बनेगा निशान जी? आज दिन अच्छा है आपका, चलिए बताइए कितना भागेगा ये? बिल्कुल, फिलहाल तो ये कॉल जो है 34 रुपीज़ के पास चल रहा है। एक 28 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा ले, ताकि अगर इन्हें एग्जिट भी कर दे तो कुछ लेके नहीं जाएगा, और यहाँ पर 42 से 44 के बीच में बुक करने के लिए रख दें। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए 42 रुपए के आसपास। निशान जी बन जाएगा पैसा। आज बड़ा मूव आया, आज सुबह से मैं देख रहा था काफ़ी ब्लॉक डील्स भी हुए इन्फोसिस में, तो बड़ा ट्रेड हुआ है, वॉल्यूम वार पिछले कुछ मिनटों में भागा है। अच्छा दिन है आपके लिए। चलिए ब्रेक का वक्त है, और इस ब्रेक के उस पार लेंगे दर्शकों के कुछ और सवाल। बने रहिए हमारे साथ। और बता दें आपको कि देश के पहले इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट IRB इन्वेट ने अपने जून तिमाही के नतीजे पेश किए, और ट्रस्ट की आय 150 करोड़ रही है, मुनाफा 31 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। पहली तिमाही में ट्रस्ट से हर एक यूनिट पर 1 रुपये 55 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन देने का फैसला किया है। IRB इन्वेट के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रस्ट के CFO तुषार कावेड़िया साहब। तुषार जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताएं सर कि कितना डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस आपके पास है और कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं इस तिमाही में? हाँ जी, इस क्वार्टर के लिए हमारे पास टोटल 96 करोड़ का सरप्लस है, और हम इस क्वार्टर के लिए 90 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, विच इज़ जो कि 94% के ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो है। सेबी जो रेगुलेटर है वो मैंडेटरी 90% डिस्ट्रीब्यूशन 6 महीने के अंदर एक बार करने का रेगुलेशन में लिखा हुआ है, बट हम क्योंकि इन्वेस्टर की यील्ड को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते हैं, तो बोर्ड ने इस बार इसको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से डिक्लेयर किया है। अच्छा, ये बताइए सर कि इस तिमाही में कैसी रही है, ट्रैफिक ग्रोथ कैसी है, टोल कलेक्शन कैसे रहे? हाँ सर, रेवेन्यू ग्रोथ हमारा 4% के आसपास रहा है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग पीरियड जो हमारा है लिस्टिंग के बाद इज़ ओनली फॉर अ पार्ट पीरियड ऑफ 44 डेज एंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड 53 डेज ओवरऑल। तो पार्ट पीरियड में हमने रेवेन्यू ग्रोथ 4% देखी है कंपेयर टू मार्च क्वार्टर, एंड विच इज़ हम लोग समझ रहे हैं कि ये आगे और भी इम्प्रूव होगी। ठीक बात है। अच्छा तुषार जी, ये बताइए कुछ और भी प्रोजेक्ट आप जोड़ रहे हैं ना इस इन्वेट में? मैं सुन रहा था चर्चा कि एक आध और प्रोजेक्ट जुड़ने वाला है, क्या सिचुएशन है, क्या कब तक जुड़ने वाला है, किस तरह का वहां से कंट्रीब्यूशन आएगा, कब तक आएगा? हाँ जी, ये हमारा जो 29 तारीख को मीटिंग हुआ था, बोर्ड ने एक प्रपोजल जो कि स्पॉन्सर है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, उनका एक प्रोजेक्ट है पठानकोट अमृतसर जो कि पंजाब स्टेट में आता है, वो प्रोजेक्ट को एक कंसिडर किया है, जो कि रोफर एग्रीमेंट के तहत जो हमने IPO लिस्टिंग किया था उसके अंदर हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोर्ड ने कंसिडर किया है फॉर एक्विजिशन। और ये प्रोजेक्ट अगले 2 महीने के अंदर बोर्ड इस प्रोजेक्ट को एक्वायर करने का प्लानिंग कर रहा है। ओके, शुक्रिया सर आपका अपने इन्वेट के नतीजों पर और आगे के योजनाओं पर बातचीत करने के लिए, राय देने के लिए। तो ये थे तुषार कावेड़िया साहब बताते हुए इन्वेट के बारे में।
ब्रेक में जाए उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हमारे एक्सपर्ट से उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स ले ली जाए। शुरुआत मितेश आपके साथ बताइए। अनिल जी, दो बाय कॉल देना चाहूँगा। एक होगा IRB इंफ्रा पे, और हमने देखा था कि फ्राइडे को अच्छा ब्रेकआउट आया था स्टॉक में और फॉलोअप आना चाहिए, तो यहाँ पे बाय करें 218.50 के स्टॉप लॉस के साथ में और 242 तक के टारगेट देखें। और वी गार्ड दूसरा स्टॉक है जो कि ब्रेकआउट देने के बाद 3-4 दिन से साइडवेज चल रहा है। मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये स्टॉक ट्रेंड को आगे एक्सटेंड करेगा, तो यहाँ बाय करें 188 के स्टॉप के साथ और 210 तक के टारगेट देखें। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी करने के लिए। आपसे बताइए आप सुमित जी, आपने कौन से स्टॉक्स चुने? जी मेरे भी दो बाय कॉल्स हैं। मेरा पहला बाय कॉल है जुबिलेंट फूडवर्क्स के ऊपर। यहाँ पर बाय किया जा सकता है एक 1310-1314 के स्तर का स्टॉप लॉस लगाएं फ्यूचर्स में, और टारगेट रहेगा ये ट्रेड के लिए 1376 का 1376। और मेरा दूसरा बाय कॉल है भेल पर, BHEL। फ्यूचर्स बाय कर सकते हैं, फ्यूचर्स लेवल में स्टॉप लॉस लगाएं 142 हाफ के नीचे और टारगेट रहेगा 152 का। भेल खरीदना चाहते हैं। ओके, जुबिलेंट फूडवर्क का। और ऑप्शन में कौन सा है आपके पास? ऑप्शन में ऑब्वियसली जो एक तेज़ी जो है वो व्यू लेते हुए 10,150 का जो निफ्टी का कॉल है 75 से 80 रुपीज़ के बीच में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखें 53 रुपीज़ के नीचे और टारगेट रहेगा 140 रुपीज़ का। ओके, ऑप्शंस में निफ्टी का 10,150 का कॉल, यानी कि नए हाई बनने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल नया हाई बढ़िया है। ओके, तो नए हाईज बनेंगे, 10,100 के पार भी निकलेगा। 10,114 मेरे ख्याल से ये है कैश मार्केट का अब तक का हाई, उसके पार निकलने की पूरी संभावना। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आपके सवाल हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, जवाब देने के लिए तैयार हैं। बने रहिए आप इस ब्रेक के बाद। बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे, दिन के उच्चतम स्तरों की तरफ बढ़ते हुए 125 अंकों का दमदार उछाल अब दिखेगा आपको सेंसेक्स में। और निफ्टी आप देख सकते हैं इस वक्त जो लेवल दिख रहा है 10,043, अपने दिन के उच्चतम स्तरों के बेहद करीब निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। अगला सवाल लेते हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर अंकुर अग्रवाल। अंकुर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। नमस्कार सर, मेरे पास एक ICICI का लॉट है 400 की कॉल, 300 की कॉल है 10 रुपए पे। ओके, और एक भारतीय इन्फ्राटेल का कॉल पुट है 11.5 रुपए पे 400 का। 400 रुपए वाला पुट 11.5 में है, ठीक है। हाँ जी। और एक कॉल है 300 वाला, वो कितने में है? 10 रुपए में। 10 रुपए में। चलिए पहले ICICI बैंक 300 रुपए वाला एट द मनी कॉल खरीदा है 10 रुपए में, क्या करें? जी काफ़ी अच्छी खरीद है इनकी। आज जो देख रहे हैं हम 300 की जो कॉल है उसमें अनवाइंडिंग भी हो रही है, तो यहाँ पर ऐसा करें कि एक 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसका टारगेट पकड़ के चले 18 रुपीज़ के करीब। ओके, भारतीय इन्फ्राटेल में भी नीचे खुला था, थोड़ा ऊपर रिकवर हुआ है, ओपन इंटरेस्ट तो अच्छा बना है और शुक्रवार को भी काफ़ी कमजोर हुआ था। इनका पुट खरीदना सही है डिसीजन? बिल्कुल, ये भी पुट की एंट्री काफ़ी ठीक ठाक है। हालांकि ऑप्शंस में थोड़ी लिक्विडिटी बिल्डअप जो है वो कम है। ठीक है, इनका तो एक ही लॉट है। यस। तो ऐसा करें कि ये 400 की जो पुट है इन्फ्राटेल की, इसमें स्टॉप लॉस लगाएं अगेन 6.5 से 6.70 का, 6 रुपए 70 पैसे का, और अपसाइड में करीब 15 रुपए मिले तो बुक कर लें। चलिए ठीक है अंकुर जी, दोनों ही ट्रेड परफेक्ट लिए आपने, दोनों में पैसा बनना चाहिए, तेजी वाला भी और मंदी वाला भी। तो सुमित आपके ट्रेड्स एंडोर्स कर रहे हैं, बढ़िया बात है। शुक्रिया सुमित जी आपका, मितेश जी आपका भी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के उस पार फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ हर्षदा सावंत और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेकर आएंगे प्रकाश गाबा के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बाजार में खरीदारी, सेंसेक्स निफ्टी 4.5% ऊपर, मेटल बैंक्स और ऑयल एंड गैस शेयरों में मिला सहारा। अच्छे नतीजों के बाद L&T में भी बढ़त का अब सिलसिला जारी, शेयर 2% से ज्यादा ऊपर, कंपनी का मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से ज्यादा। और अच्छे नतीजों की उम्मीद में टेक महिंद्रा में भी खरीदारी, मुनाफे और डॉलर आय में दिख सकती है बढ़त, मार्जिन में भी सुधार के संकेत। US FTA की पीतमपुर प्लांट को मिली क्लीन चिट से भी लुपिन को नहीं हुआ फायदा, शेयर 2% नीचे। US FTA की सरप्राइज विजिट से क्लैरिस लाइफ में भी गिरावट। आज से 2 अगस्त तक खुला SIS यानी कि सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का IPO, प्राइस बैंड 805 से 815 रुपए, इशू के जरिए 780 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और CAG रिपोर्ट के बाद सरकारी बैंकों की पिटाई, CAG ने कहा 12 सरकारी बैंकों ने छिपाई सच्चाई, NPA कम और मुनाफा ज्यादा दिखाया,
ओबीसी, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक और पीएनबी सहित शामिल हैं 12 बैंक। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेंगे। हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। बाजार पर फट देखिए नजर, करीब 26 अंकों की बढ़त पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 116 अंकों का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला और बैंक निफ्टी जो आधे घंटे पहले बहुत ही सुस्त था, हल्की बढ़त देखने को मिल रही थी, इन लेवल्स पर अब खरीदारी लौट कर आई है। 104 अंकों का उछाल और मिड कैप इंडेक्स भी हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहले निफ्टी पर एक कॉल ले लेंगे प्रकाश से और उसके बाद आपके सवालों के जवाब लेना शुरू करेंगे। बताइए प्रकाश, क्या सलाह होगी? निफ्टी तो अब फिर चाल अपनी मजबूत कर रहा है। ऐसा ही लगता है कि लो लेवल से जो कल एक बाउंस मिला था, बहुत बढ़िया मिला था जो बाउंस, इसका टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 10,080 से 11,000 यहाँ तक जाने की, सॉरी 10,100, 10,100, 10,080 से ये एक जोन है, वहाँ तक जाने की संभावना ज़रूर है। एज लॉन्ग एज कह सकते हैं कि 10,000 का एक जोन है लोअर लेवल्स में, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अब बन कर आया है, उभर कर आया है। ओके, तो ये फिलहाल 10,000 पर एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है और तेजी का मूव बरकरार रहेगा। इस बीच जो बड़ी विलय की डेवलपमेंट हो रही थी फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के बीच में, अब फ्लिपकार्ट के जो बड़े निवेशक है टाइगर ग्लोबल, वो फिलहाल खुश नहीं है प्रोग्रेस को लेकर। फ्लिपकार्ट ने इनफैक्ट स्नैपडील को चेतावनी भी दी है। याद रखिए, पहला जो ऑफर था उसको रिजेक्ट स्नैपडील ने किया था और उसके बाद हाल फिलहाल में ही माना यह जा रहा था कि स्नैपडील को दूसरा ऑफर मिला है। करीब 900 से $950 मिलियन पर कंपनी को वैल्यू फ्लिपकार्ट कर रहा था और उस पर अब माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत थी। कुछ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे जिनकी ओर से गो अहेड मिल गया है, लेकिन यहाँ पर प्रेमजी इन्वेस्ट जैसी कंपनियों जैसे निवेशकों का अभी भी गो अहेड बाकी है। इस बीच फ्लिपकार्ट ने कहा है कि 14 अगस्त तक ये डील पूरी होनी चाहिए, इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है। ये फिलहाल डेवलपमेंट्स नेटवर्क 18 के सूत्रों के हवाले से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर हमारी नजरें रहेंगी। याद रखिए, पिछले हफ्ते ही कंपनी ने यानी कि स्नैपडील ने फ्रीचार्ज, जिन्होंने 2015 में एक्वायर किया था, एक्सिस बैंक को बेचा और उसके बाद स्नैपडील के प्रोमोटर्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा था कि यही मौका है कि जहां पर उनको दिल लगाकर काम करना और कंपनी को इस बुरे दौर से निकालना है। उसके बाद ऐसी अटकलें दिखाई दे रही थी कि शायद स्नैपडील के प्रोमोटर्स भी उस पर्टिकुलर ऑफर के लिए जो फ्लिपकार्ट ने सामने रखा है उससे खुश नहीं हैं और शायद वो कुछ और दूसरा रास्ता निकालना चाहते हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि फाइनली फ्लिपकार्ट ने एक अल्टीमेटम दिया है कि 14 अगस्त तक ये डील पूरी हो जानी चाहिए और अगर वो नहीं होता है तो शायद ये बातचीत फिर टूट भी सकती है, डील टूट भी सकती है। तो इस पर हम आगे और डिटेल्स लेकर आएंगे। ये एक इंटरेस्टिंग खबर रहेगी भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और ई कॉमर्स स्पेस के लिए भी। लेकिन इस बीच बात करते हैं आपके शेयरों की और फटाफट अंदाज में आपके सवालों के जवाब लेकर आएंगे। सोमनाथ जमशेदपुर से सवाल भेज रहे हैं, CDSL नई लिस्टिंग 100 शेयर 370 की खरीद, क्या किया जाए प्रकाश? होल्ड करना चाहिए, 340 का एक स्टॉप लगाना चाहिए मेरे ख्याल से, और मुझे लगता है अप मिल सकता है, लेकिन 340 का स्टॉप लगाना जरूरी है। अदिति पारेख पुणे की पूछ रही हैं, बजाज हिंदुस्तान 16 रुपए पर 500 शेयर खरीदे हैं। वेल, होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेंड तो साइडवेज है, वीक ट्रेंड स्ट्रक्चर है, लेकिन अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जाना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 15 का। सिद्धार्थ मुंबई से धनलक्ष्मी बैंक में निवेश करके बैठे हैं, 8000 शेयर इन्होंने 60 रुपए के भाव पर लिए। 60 वेल, इनको होल्ड करने के सिवा कोई चारा नहीं है, लेकिन 35 का स्टॉप लगाना जरूरी है। अगर 35 हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो फिर एग्जिट, बेचने की जगह को 60 जो कॉस्ट है इनकी। राजेश बरोड़ा से सवाल भेज चुके हैं, TCS 8000 शेयर है और ये खरीद है 2585 की। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 2200 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है कि मिलेगा 2800 के करीब वहां पर निकल सकते हैं। सुदर्शन नेल्लोर से आइडिया के 100 शेयर 95 की खरीद। 82 का स्टॉप लगाइए और बेचने की जगह 100, 110, ये एक जोन है निकलने का। अमित खेड़ेकर टेक महिंद्रा में पैसे लगाकर बैठे हैं, 230 शेयर है, 450 की खरीद है। वेल, अब तो सबसे पहले एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 350 का। 350 ब्रेक हो जाता है तो फिर एग्जिट। अपसाइड में कुछ 450 और 500 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वहां निकलने का मौका मिलेगा इनको। फरीदाबाद से रूबी ने सवाल भेजा है, साउथ इंडियन बैंक 33 रुपए 38 पैसे की पोजीशन है।
वेल ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक होल्ड। दीपक कोटा से यस बैंक 40 शेयर 1520 की खरीद। वेल होल्ड ही करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, पहला टारगेट 1950 का, फिर 2000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है होल्ड। भुज से रूपल देसाई ने अपना सवाल भेजा है, शंकरा बिल्डिंग इनके हाथ में है, 100 शेयर है, 1010 की खरीद। नथिंग टू वरी, एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको, बहुत टाइट स्टॉप है 9890 का, होल्ड कीजिए, 1100 की तरफ मौका शायद मिलेगा निकलने का। शेखर शर्मा रोहतक के रहने वाले, नेल्को में इनकी पोजीशन 2000 शेयर 109 रुपए 50 पैसे पर खरीदे। तो होल्ड करना चाहिए और सबसे पहले स्टॉप लगाना चाहिए 60 का, कॉस्ट प्राइस काफी हाई है, रुकना पड़ेगा, पेशेंस की जरूरत है। अमीश पोरबंदर से बैंक ऑफ बड़ौदा 1000 शेयर 165 के लेवल पर। वेल होल्ड करना चाहिए लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको 153 का, 153 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अपर रीजन में 190 के इर्द गिर्द निकल सकते हैं। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है अमीश। अब ब्रिजेश की बात करते हैं, रायपुर से हमें इन्होंने सवाल भेजा है, एक्सिस बैंक 1000 शेयर है 530 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 480 का, अपर रीजन में जो टारगेट है निकलने के लिए 560 का। अगला सवाल है दिल्ली से औरबिंदो का, और इन्होंने ONGC खरीदा है 160 के भाव पर। आज तो इसमें बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है, होल्ड करना चाहिए, 160 का स्टॉप लगाइए, अपर रीजन में बेचने की जगह 180। कोल इंडिया में दर्शन मेहता की पोजीशन है और 300 के आसपास इनकी परचेज है। सबसे पहले इनको एक स्टॉप लाना पड़ेगा 245 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो इसमें और गिरावट आ सकती है। अपर रीजन जो रेसिस्टेंस है 275 के आसपास है, तो वहां पर भी अगर निकलता है मौका मिलता है तो वहां निकल जाना चाहिए। स्मिता राजवड़े मुंबई की रहने वाली, JSW स्टील 100 शेयर 147 के भाव पर लिए। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मुझे लगता है 170 की तरफ जाएगा, स्टॉप लगाना चाहिए तो 150 का लगाइए। गोदरेज प्रॉपर्टीज में अमृत ने पैसे लगाए हुए हैं, 50 शेयर हैं 508 के भाव पर। नथिंग टू वरी, 500 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, अपर रीजन में बेचने की जगह 560। चंद्रकांत थाने से फिलिप्स कार्बन ब्लैक होल्ड करके बैठे हैं, 1000 शेयर 640 के प्राइस पर। वेल होल्ड करना चाहिए, अब थोड़ी गिरावट आ भी सकती है लेकिन साइडवेज मूव है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 550 के, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मूव है डाउन, घबराइएगा मत, होल्ड कीजिए, बेचने की जगह 650। रेवाड़ी से मुहिंदर ने सवाल भेजा है, MGL 75 शेयर 114 रुपए 35 पैसे की खरीद। MGL जी, महानगर गैस मुझे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, फिर एक टारगेट का 1050 से 1100 लिखेगा, अब साइडवेज जोन पर है लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है महानगर गैस लिमिटेड। चलिए, तो यहाँ पर बने रहने की सलाह। अब बात करते हैं संजय की, बिजनौर से इन्होंने सवाल भेजा है, पिनकॉन स्पिरिट्स में इनकी परचेज है, 100 शेयर लिए 74 के भाव पर। होल्ड कीजिए, 60 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 60-65 जोन में स्टॉप लगाइए, 65 के अंडर, बेचने की जगह 85 to 90 जोन। विष्णु साइकिया बोंगाई गांव से सवाल भेज रहे हैं हमें, बोडल केमिकल्स 100 शेयर 74 की खरीद। बहुत बढ़िया, 160 का स्टॉप लगाइए, अगर ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट है, टारगेट 230 के नजर आते हैं। रुचित अहमदाबाद से सवाल भेज रहे हैं, PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज इनके हाथ में है, 500 शेयर 41 रुपए 10 पैसे की खरीद। एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 37 का, अब मुंह मिलेगा तो 50 की तरफ निकल सकते हैं। जोधपुर के हितेश ने NHPC लिया है, 3000 शेयर 32 का प्राइस है। होल्ड कीजिए, 28 का स्टॉप लगाइए, ऑन द अपसाइड 36 की तरफ मौका मिलता है तो वहां पर निकल सकते हैं। सागर गुप्ते दिल्ली से 100 अपने ITC ने लिया है 321 के भाव पर, और लगभग 70 शेयर है इनके हाथ में। नथिंग टू वरी, लेकिन नजरिया लंबा कर लीजिए लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। अब शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है लेकिन 260-270 जोन में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। चलो, तो ये फिलहाल है आपके सारे सवालों के जवाब प्रकाश ने दिए हैं, लेकिन इस समय क्या ट्रेड लिया जाए प्रकाश गाबा से समझ लेते हैं। प्रकाश बताइए, क्या आपने शॉर्टलिस्ट किया है आज? एशियन पेंट्स मुझे अच्छा लगता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अब मूव शुरू हुआ है, इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 1175 के हैं, स्टॉप होना चाहिए 1150 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर भी एक साइडवेज मूव, उसमें एक अप मूव शुरू हुआ है, आज थोड़े वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। मुथूट फाइनेंस का जो टारगेट है 486 का है, स्टॉप होना चाहिए 470।
ओके, तो मुथूट फाइनेंस में मौका है तेजी करने का, 486 के लेवल्स के लिए तेजी करे और एशियन पेंट्स 1175 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले। स्पीच गोदरेज कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे आ चुके हैं। मुनाफा जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर 225 करोड़ पर है। हमारा अनुमान था 268 करोड़ के आसपास गोदरेज कंज्यूमर अपना प्रॉफिट पेश करेगा, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम ये प्रॉफिट का आंकड़ा है। साथ ही साथ इनकम भी आप देखिए, इनकम में तो हमारी उम्मीद से बेहतर की स्थिति है। आय है 2271 करोड़ की, जहां पर हमारा अनुमान था ये 2245 करोड़ के आसपास आंकड़ा रहेगा। तो आय के फ्रंट पर हमारी एक्सपेक्टेशंस से बेहतर प्रदर्शन, लेकिन मुनाफे में हमने देखा है निराशा हाथ लगी है और इसकी वजह है कि मार्जिन फ्रंट पर भी कुछ दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट 16% के आसपास कंसोलिडेटेड बेसिस पर मार्जिन्स आए हैं कंपनी के, और हमारा अनुमान था ये करीब 17.8 से 18% के दायरे में रहेंगे, तो वहां पर लगभग एक 2% का मिस है मार्जिन्स में। और ये फिलहाल स्टॉक आपके सामने करीब 13 रुपए के नुकसान पर ट्रेड करता हुआ 1% गवा चुका है। प्रकाश, क्या किया जाए स्टॉक में? गोदरेज कंज्यूमर 1043 पर ट्रेड कर रहा है, नंबर से निराशा हाथ लगी है। गोदरेज कंज्यूमर का जो चार्ट है बेसिकली लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, होल्ड ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लोअर लेवल्स में 973 देख सकते हैं, वहां पर मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो मेरे ख्याल से ठीक ही नजर आता है। स्टॉक नंबर्स के बल पर स्लिप करता हुआ एबिटा लेवल पर भी 350 करोड़ का ही आंकड़ा देखने को मिला है, जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे 400 करोड़ का एबिटा कंपनी पोस्ट करेगी। ये फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस है, उस पर बाजार ने एक दिया है थम्स डाउन। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे कुछ और सवालों के जवाब देंगे। आप देख रहे हैं सौदा आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। आज देखिए कंसोलिडेशन मूड में ही बाजार दिखाई दे रहा है, जहां पर सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी में हम देख रहे हैं करीब 25 अंकों का उछाल एट द मोस्ट, लेकिन मिड कैप इंडेक्स कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की। ऐसे में आपके सारे सवालों के जवाब हम दे रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ प्रकाश काबा है और हमारे अगले दर्शक है पुणे के महेश। बताइए महेश, क्या ट्रेड लिया है आपने? मैम, मेरे पास डिलीवरी में वीडियोकॉन के 3500 शेयर है, 25.60 की खरीद है, और इंट्राडे में इंडिया सीमेंट सेल किया है 6000 शेयर 200 के रेट पे। और मैम एक बात, मुझे फ्राइडे को 1 लाख का लॉस हुआ मैम। इंडिया सीमेंट बाय किया था मैंने। नहीं, इंडिया सीमेंट में आपकी अब करंट पोजीशन क्या है बिकवाली की? आज इंट्राडे के लिए 6000 सेल किए। ठीक है, और आपको लॉस कब हुआ? फ्राइडे को? हाँ, रिजल्ट के पहले बाय किया था मैंने 217। पर आपने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया? मैम, इतने जल्दी गिर गया कि कुछ समझ में ही नहीं आया। इसीलिए सर स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है, और आपको देखना होगा कि आप वो कैसे इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकते हैं। फिलहाल प्रकाश आप बताइए, इन्होंने आज इंडिया सीमेंट में बिकवाली की है 6500 शेयरों की 200 के लेवल पर, और स्टॉक देखिए 201 पर है, तो उनकी टेंशन अब बढ़ गई है। फ्राइडे को भी नुकसान किया, आज भी 1 रुपया ऊपर आ गया इनके प्राइस से। कोई स्टॉप लॉस पहले इनको बताइए और कैसे फटाफट ट्रेड करें इसमें। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 204। जब तक ये स्टॉप नहीं लगाते तब तक एंट्री नहीं लेना चाहिए। 204 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। अगर लोअर लेवल्स में मौका मिलता है 195 196 जोन्स पर, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ ऑलवेज स्टॉप लगाइएगा। ओके, और साथ ही वीडियोकॉन 25 रुपए 60 पैसे की खरीद है, इन्होंने भी करीब 3500 क्वांटिटी ले रखी है। यहाँ पर तो एग्जिट का ही सलाह दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है, स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, और नुकसान है अब थोड़ा सा, लेकिन निकल जाना चाहिए। ओके, ये आपके लिए कॉल। वीडियोकॉन में भी एग्जिट कीजिए, और इंडिया सीमेंट में 204 का आपने लगाना है स्टॉप लॉस। जगदीश सिंह हमारे साथ लाइन पर है फिरोजपुर से। पूछे जगदीश। मैम, मेरे पास नेल्को है 109 की खरीद है मेरी, 60 शेयर है, और MMTC है 63 की मेरी 6370 की मेरी खरीद है, 100 शेयर है। कितना टाइम देंगे आप? शॉर्ट टर्म। ओके, जगदीश ने नाल्को लिया है 109 पर और MMTC 6370। क्या सलाह होगी दोनों पर? 109 पे लिया है तो मतलब कुछ 2-4 साल पहले लिया होगा, क्योंकि उसके वहां तक दाम आजकल तो गया नहीं है। 109 में लिया तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 64 का, होल्ड कीजिए। ऐड करना चाहे तो ऐड भी कीजिए, क्योंकि एक टारगेट जो रेसिस्टेंस है अराउंड 90 के आसपास है, वहाँ पर जो ऐड करें वहाँ पर बेच दीजिए, बाकी जो ओरिजिनल है वो होल्ड कीजिए नेशनल एल्यूमिनियम। और साथ ही MMTC जो 6370 पर है,
मिनरल एंड मेटल वेल इसका चार्ट भी निकाल लेते हैं। इसका प्रकाश, मुझे लगता है इन्होंने ना नेल्को लिया है, बिकॉज नेल्को इज ट्रेडिंग एट 104 और इनकी खरीद है 109 की। नेल्को लिया है। हाँ, वेल फिर तो होल्ड करना चाहिए इनको। 96 का स्टॉप लगाइए, 130 और 132 में जब मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं नेल्को में, NELCO। ओके, और आप बता रहे थे MMTC मिनरल एंड मेटल, ये इसके चार्ट निकाल लेते हैं। वेल यहाँ पर अब ये 62 में ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर के हिसाब से बेस बना हुआ है, वक्त लगेगा। मुझे इसका टारगेट 68 to 70 है, वहां तक नजर आ रहा है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। ओके, तो दोनों में होल्ड करने की सलाह आपके लिए। जगदीश जी ध्यान रखिएगा, बने रहिए। करण जैन हमारे साथ है सूरत से, पूछिए करण। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास ओबेरॉय रियल्टी है 100 शेयर 240 पे। ओके। और दूसरा है जिंदल 100 500 शेयर 77 पे। ओबेरॉय रियल्टी 240 पे। आज देखिए भाव जो हैं जिंदल 100 के भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी की पहले बात करते हैं। काफी बढ़िया मुनाफा इनके हाथ में है, तो करण क्या इरादा है, बने रहेंगे या फिर पैसों की जरूरत है? ऑलरेडी 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ दोनों। तो अभी आपको क्या पैसों की जरूरत है? करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। करण, पैसों की क्या कुछ जरूरत है या फिर बने रहेंगे? नहीं, बने रह सकते हैं अगर आगे अगर अच्छा है तो। ठीक है, काफी बढ़िया मुनाफा तो इनके हाथ लगा है। प्रकाश, अब क्या करें? प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो स्टॉप लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से काफी डीप है, लेकिन 360 का स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये टर्न हो जाता है तो यहाँ पर ये एटलीस्ट लॉक इन हो जाएगा इनका पूरा मुनाफा। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, टारगेट ऑन द अपसाइड 440 के ऊपर रियल्टी के, तो होल्ड कीजिए। और दूसरा बताया था जिंदल 100 77 की खरीद, 100 पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक आज। ये स्टॉक भी बढ़िया है, इनको ये स्टॉक तो पक्का होल्ड करना चाहिए। इनको भी एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 70 में और होल्ड कीजिए। इसका टारगेट मुझे 130 से 140 लगता है, वक्त लगेगा और अच्छा मुनाफा दे सकता है यहाँ से। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इन्होंने एक 2 टियर सेविंग अकाउंट शुरू किया है, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4% पर एनम का। ये फिलहाल SBI की नई स्ट्रैटेजी है और 1 करोड़ से कम वाले बैलेंस वाले लोगों को 3.5% इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल, जो आपके सेविंग्स बैंक में पैसे पड़े रहते हैं। कुछ बैंक है, कोटक महिंद्रा, येस बैंक जैसे, आपको काफ़ी ऊंचे रेट देते हैं, काफ़ी ऊंचा इंटरेस्ट देते हैं। अब SBI एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आया है 2 टियर अकाउंट वाली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा, अगर 1 करोड़ और उससे ज़्यादा आपके खाते में अमाउंट है तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा, और साथ ही साथ 1 करोड़ से कम के बैलेंस पर आपको 3.5% एनुअल ब्याज मिलेगा। ये फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई स्ट्रैटेजी आपके लिए डिटेल आता हुआ। 1% ऊपर इनफैक्ट SBI का स्टॉक ट्रेड कर रहा है आज 303 पर। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और सवालों के जवाब लेकर आएंगे। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा है फिर से एक्शन बढ़ता हुआ। इनफैक्ट आधे % से ज्यादा का जोश बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। 156 पॉइंट पूरे बढ़त के साथ कारोबार बनते हुए करता हुआ ये इंडेक्स। और देखिए इस समय का जो टॉप परफॉर्मर बैंक्स में है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है। स्टॉक में अब 2% से ज्यादा का उछाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही देर पहले हम आपको बता रहे थे कि 2 टियर सेविंग अकाउंट ब्याज दर आज से लागू कर रहा है बैंक। डिटेल समझ लेते हैं और क्या फायदा होगा इसका, ये भी समझना इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस वजह से एक बैंक ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। प्रदीप पांड्या हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, बैंक कह रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा का अगर बैलेंस है 4% का दर देंगे, उससे कम का तो 3.5% का। फायदा कैसे होगा बैंक को इससे? जाहिर है कि काफी वक्त से हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सरकारी बैंक सेविंग बैंक के रेट्स में बदलाव करें। सेविंग बैंक के रेट को लिबरलाइज किया गया जब RBI की ओर से, उसके बाद से लगातार केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया था और उन्होंने डिपॉजिट में शेयर बढ़ाने के लिए दरअसल 6% 7% तक के रेट दिए थे, लेकिन सरकारी बैंकों के रेट 4% पर लगातार बने हुए थे। तो ये अब पहला कदम दिखाई देता है SBI की ओर से और हमें ऐसा मानना चाहिए कि इसके पीछे दूसरे सरकारी बैंक भी इसको फॉलो करेंगे और सेविंग बैंक के रेट कम होते हुए नजर आएंगे। इस समय जबकि बैंक्स की लोन की डिमांड काफ़ी कम है, तो ऐसे में बैंक के लिए डिपॉजिट को लेकर कंपटीशन करने की शायद कोई खास ज़रूरत नज़र नहीं आती और इसलिए ये फैसला लिया गया है। इसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, जैसे कि बैंक ने बताया है कि वो
MCLR के बेसिस पे, जो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं, वहां पर ब्याज दरें घटा पाएंगे, तो कर्ज सस्ता कर पाएंगे, जो RBI की मंशा है या सरकार की मंशा है। एक तरीके से ये जो रेट्स हैं वो थोड़ी सी रिजिडिटी भी देते थे निचले स्तरों पे इंटरेस्ट रेट में गिरावट को, तो वहाँ भी RBI के लिए ट्रांसमिशन थोड़ा और आसान होता हुआ नजर आएगा, ये हम कह सकते हैं। तो एक रेट कट का असर भी आपको जल्दी और ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस लिहाज से ये मानना चाहिए कि जैसी कि हमें उम्मीद है RBI एक रेट कट करेगा बुधवार को, तो उसके बाद बैंक्स इसको पास ऑन आसानी से कर पाएंगे, और जो बैंक अभी घोषणा नहीं भी करते हैं वो शायद RBI के रेट कट के बाद सेविंग बैंक के रेट में कटौती की घोषणा करेंगे। शुक्रिया प्रदीप, आप इस डिटेल के लिए। वो स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ। इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ से आगे कितने और सरकारी बैंक इसी तरह का कदम उठाते हैं और वो सेविंग्स दरों में कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे प्रदीप भी कह रहे थे। प्रकाश, फटाफट बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 306 पर आ चुका है, क्या तेजी करें? या अच्छा लग तो रहा है क्योंकि बहुत बढ़िया अपमूव मिला है। स्टॉप होना चाहिए 300 का, मुझे लगता है जो इसका टारगेट है करीब करीब 315 यहाँ तक जाने की संभावना जरूर है। इसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं, यह मौका अब भी बनता है खरीदने का। चलिए, अभी भी मौका है, तेजी कीजिए। 325 की तैयारी हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कम से कम। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज के ट्रेड पर। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, तो बने रहिए CNBC आवाज के साथ।